Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to campus.pk। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू यूएचएस सिलेबस एंड नम सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। तो आज उसी को हम ज़रा एंड तक लेके जाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, और आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो बेसिकली यूएचएस के अकॉर्डिंग नहीं है, नम्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चे, तो नम्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। ज़रा कमेंट ज़रा दिखाएं। अच्छा, तो इसमें हम आज जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें एक तो एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, तो हम स्लाइडली देखेंगे फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकेंड विल बी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस यूएचएस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन नम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो हम आज उसको भी ज़रा डिटेल पढ़ेंगे। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। और दो तीन बातें जो है वो मैं यहाँ पे अब करके फिर लेक्चर स्टार्ट करूँगा बेटा। ठीक है, एक तो ये है कि कल के लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहता हूँ बेटा कि कल मैं ज़रा बिज़ी था। ठीक है, कल थोड़ा बिज़ी था मैं, तो मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सका, और इवन कि मैंने वर्कशीट भी कल अपलोड नहीं किया हुआ। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर दोनों कलेक्टिवली मैं आज बना के आज शाम को मैं अपलोड कर दूंगा बेटा वर्कशीट, तो आप लोग उसको ज़रा देख लेना। ठीक है बच्चे, तो कल कुछ बिज़ी था तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हुए थे, मैंने अभी देखा था, तो मैं रिप्लाई नहीं कर सका। आज मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो बाकी जितने भी है टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 और यूनिट 2 कंबाइन, जहां तक आज हम कल आप लोगों को एफएलपी का है, कल है ना एफएलपी कल है। ठीक है, कल शाम को होना है। ठीक है ना, तो आप लोगों का जितना भी सिलेबस अब तक कवर हो चुका है वो शामिल होगा। ठीक है बच्चे, मसलन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आज हम जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक शामिल होगा। ठीक है बच्चे, और वर्कशीट के हवाले से बात यह है बच्चे, मेरी बात ज़रा सुनो तुम लोग। अगर वर्कशीट को सेपरेट से मैं डिस्कस करूँ और जो एफएलपी मैंने आपका लेना है वो अलग से डिस्कस करूँ, तो आपका सिलेबस सारे ख़त्म नहीं होना, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, और इसी लिमिटेड टाइम में हमने आपके सिलेबस को भी कवर करना है, साथ साथ आपके जो है एफएलपीज़ को भी हमने डिस्कस करना है। एक दिन आपके एफएलपी के लिए मुख्तस है ऑब्वियसली, ठीक है ना। उसके अलावा भी अगर हम डिस्कशन में अगर टाइम वेस्ट करें तो फिर आपका सिलेबस रह जाएगा। सिलेबस आपका बेटा बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। सिलेबस आपने पार्ट 1 पार्ट 2, अभी तो आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, इसके बाद सेकेंड ईयर के आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आना है। ठीक है, तो वर्कशीट्स जो है उसका ये है कि चल हम ऐसा करते हैं कि कल हम सिर्फ 15 मिनट्स कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चे, 15 मिनट्स। और कल शाम को डिस्कशन नहीं है, कल आपका एफएलपी है, मंडे को डिस्कशन डे है, तो मंडे के दिन हमने एफएलपी को डिस्कस करना है बेटा। आपके तकरीबन केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज आएंगे, तो 60 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज था बेटा कि हाँ की भी दे दिया करें। अच्छा मेरी बात सुनिए बेटा, अगर मैं की आपको प्रोवाइड करूं तो बच्चों आप लोगों ने कोई सॉल्व नहीं करना। फिर आप लोग क्या करेंगे, आप उसी की को याद कर लेंगे। ठीक है, बाद में फिर अगर उसी क्वेश्चन को ज़रा मॉडिफाई करके दे दें तो आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे कामचोरी नहीं करना। आप लोगों ने यहाँ पे अब ज़्यादा मेहनत करना है, तो आप इसको पहले सॉल्व करें खुद से, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। अब मसला ये है ना कि एक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सारे के सारे क्वेश्चंस, तमाम के तमाम क्वेश्चंस में मसला है। मुझे एक बात बताएं, मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करता रहूं तो फिर जाहिर बात है आपका सारा टाइम इसी में जाना है। अच्छा ठीक है, मैं अगर आपको की अपलोड में, देखिए बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको की अपलोड कर दूंगा। फिर कुछ दिन बाद कुछ बच्चों ने कहना है कि सर आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ प्रोवाइड करें। बेटा फिर आपने क्या काम करना है। कुछ बच्चे करते होंगे ना बेटा, कुछ बच्चे सॉल्व करते होंगे, बाकी ज़्यादातर बच्चे जो है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो इसी को ही याद कर लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ज़रा मॉडिफाई, देखें बेटा मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो वर्कशीट्स में मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा वो एफएलपी में नहीं देना। मैं बता रहा हूँ आपको, एफएलपी के एमसीक्यूज डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये बच्चे आप ज़रा याद रखिएगा कि जो वर्कशीट्स में मैंने आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया हुआ है वो मैंने एफएलपी इसमें नहीं देना।
जाहिर बात अगर दिया भी तो मैं उसी को मॉडिफाई करके देना है। एफएलपी के क्वेश्चंस डिफरेंट होगा, याद रखिएगा ये बच्चे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे जो वर्कशीट है वही हमारा एक तरह से एफएलपी में ही आएगा। बेटा ऐसा नहीं होगा, मैंने एफएलपी के क्वेश्चंस चेंज देना है। एफएलपी के क्वेश्चंस वही नहीं होगा जो आपको डिस्कशन उसमें दिया था मैंने वर्कशीट में। बेटा ठीक है, मैंने कहा ना बेटा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको सॉल्व नहीं करते। वो जस्ट और की को याद कर लेते हैं और कहते हैं कि बस बहुत कुछ है। हाँ मैंने आपको पहले बता दिया, क्लेवर वाली बात नहीं है बेटा, आपकी प्रिपरेशन देखना है ना मैंने। बेटा आपके एफएलपी में देखिए, मैंने आपको अभी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एफएलपी का सिलेबस होगा वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आज हम जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक शामिल होगा। ठीक है, मैंने आज शाम जाके पेपर जो है मैंने डिज़ाइन करना है, पेपर बना के मैंने इनको ईमेल कर देना है। तो जो पेपर होगा वो आपके वर्कशीट के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू योर वर्कशीट नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। उसी वर्कशीट्स के अंदर से मैं जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिया है उसको मैंने मॉडिफाई करके मैंने एफएलपी बनाना है, मैं बता रहा हूँ आपको। और सेम क्वेश्चन नहीं आएगा यार, ये ऑनलाइन होना है। एफएलपी का जो पेपर है वो ऑनलाइन होना है बेटा। ठीक है, या आपने ऑनलाइन जिस तरह आपके लाइव टेस्ट होता है ना, इसी तरह आपने ऑनलाइन आपके एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा 2-3 घंटे का। उसी 2-3 घंटे में आपने पेपर सॉल्व करना है और ऑन द स्पॉट आपको सिस्टम रिजल्ट जनरेट करके प्रोवाइड करेगा। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं फिर नेक्स्ट टाइम से ऐसा करूंगा कि जितने भी वर्कशीट्स मैं आपको दूंगा बेटा, उसके मैं आपको की सेपरेट से बना के ना उसी के नीचे ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कीज बना के मैं आपको सेपरेट प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका जो है ये मसला भी हल हो जाए। और हाँ, फिर ऐसा करें, जो जिस क्वेश्चन में अगर मैं आपको की प्रोवाइड करूँ, की प्रोवाइड करने के बाद अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन में मसला हो ना, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आंसर कैसे आया है, एक्सप्लेनेशन के लिए फिर आप मुझे मैसेज किया करें फिर। ठीक है, वर्कशीट के आंसर की भी ठीक है बेटा, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं साथ साथ आप जो है जो प्रीवियस वर्कशीट्स मैंने दिया है ना, जितने भी प्रीवियस वर्कशीट दिया है, ये मैं आपको एफएलपी के बाद इसके कीज प्रोवाइड करूंगा। और आज जो मैं वर्कशीट आपको अपलोड करूंगा बेटा, उस वर्कशीट में मैं आप साथ की भी दे दूंगा। डोंट वेरी अबाउट दिस। ठीक है, नहीं अलग अलग नहीं होगा बेटा। मैं जाहिर बात है, हमारे जो सेशन चल रहे हैं इस वक्त नम्स और यूएचएस कंबाइन चल रहे हैं, एमडीकेट साथ साथ चल रहे हैं, तो हमारे पेपर भी साथ ही होगा, कंबाइन होगा। बेटा सर मेरे तबीयत ज़रा ख़राब है बेटा, इसलिए ना ज़रा आवाज़ स्लो है। मैं ज़रा जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो ऑटोमेटिकली आवाज़ जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चले ठीक है। अब हम ज़रा टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। आज आपका टॉपिक है बेटा, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है बच्चे, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जी बेटा आयशा क्या कह रहे हो तुम? सर डेविएशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो में जब वॉल्यूम 146 होता है तो टेम्परेचर -200 कैसे होता है? उसमें आपके पास कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है बेटा? आयशा मुझे जरा बताए कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है। ये एग्जांपल में दिया हुआ है या फिर आपके पास कोई एमसीक्यूज है? इसमें बेसिकली पता है क्या बात होती है बेटा, याद रखिएगा, आप लोग जब टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप स्टडी करते हैं ना, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे ही है ना बेटा। तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके पास टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा से मुराद ये कि 50, 100, 200, 300 टेम्परेचर हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कुछ ऐसे हमारे पास ऐसे सब्सटेंस भी है, ऐसे गैसेस भी है जिनका माइनस में टेम्परेचर होने के बावजूद भी उनका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा से मुराद यह है कि आपने टेम्परेचर कम नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज यही एग्जांपल हम लेते हैं, -200 है, -200 पे इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम तो होगा ना, गैस का वॉल्यूम तो होगा। बेटा आप उस टेबल को जरा अच्छी तरह जरा देख लेना वहां पे, तो उसके अंदर उन्होंने यही किया होगा, उन्होंने डायरेक्ट 200 इंक्रीज नहीं किया होगा आपके पास, या तो 200 डिक्रीज नहीं किया होगा। इसमें बात यह है कि आपके पास एक गैस है,
उस गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0 डिग्री सी पे। जो टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है ना, उसमें 0 डिग्री सी पे एक ओरिजिनल वॉल्यूम है। अब उसमें उन्होंने क्या किया है, टेम्परेचर को राइज किया है और डिक्रीज किया है। मैंने आपको कल भी कहा था, अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री भी राइज कर दे तो उसके 1/273 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर 1 डिग्री कम कर दे तो क्या होगा, 1/273 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो इसी तरह अगर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर दे तो क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाई 273 टाइम्स। मतलब आपने क्या करना है, 200 को डिवाइड करना है 273 पे। तो जो 273 टाइम उस 200 डिग्री का जो पार्ट बनेगा वही उस वॉल्यूम में ऐड होगा और कम होगा, अगर कम कर दे तो। दोबारा सुनो मेरी बात बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें तो 1/273 टाइम्स आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप इसी टेम्परेचर को कम कर दे, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर दे, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा उस ओरिजिनल वॉल्यूम में जो डिक्रीज है, वॉल्यूम डिक्रीज है, वो 200 डिवाइडेड बाई 273 टाइम्स होगा। मतलब आपने क्या करना है, उस ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा आपके पास, उस 273वां हिस्सा उसमें कम हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा, जाहिर बात है, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि यह हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, कि जाहिर बात है एक खास टेम्परेचर रेंज तक वो एक ही फेस में रहेगी, इसके बाद वो फेस ही चेंज हो जाएगी। आपके पास गैस लिक्विड में जाएगा, लिक्विड है तो सॉलिड में जाएगा। फिर सेल्सियस बेटा, सेल्सियस में नहीं करना आपने, सेल्सियस में नहीं लेना। मैंने आपको पहले भी कहा कि चार्ल्स लॉ बेसिकली आपके पास सारे के सारे चार्ल्स, जितने भी हम कैलकुलेशंस करते हैं चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे केल्विन में ही करना होता है। सेल्सियस में आपके पास जो चार्ल्स लॉ है वो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है, चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा। अच्छा बेटा, ठीक है, ठीक है बच्चे, जो टेबल में आपके पास दिया हुआ है उस टेबल में यही है कि 200 डिग्री टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो 200 के हिसाब से ही आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर आप 200 के हिसाब से टेम्परेचर कम कर देंगे तो उसी का ही 273वां हिस्सा उसके अंदर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा जी, चलिए फिर हम लेक्चर स्टार्ट करें बेटा जरा। हाँ जी, जरा देखें, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें हमारे पास 2-3 एप्लीकेशंस है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा मेरी बात सुने, यहां पे मैं आपको यही बताने लगा हूं, मेरी बात सुने। आपने इसको जब एब्सोल्यूट जीरो को जब डिस्कस करना होता है ना, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, आपने जरा -273.16 डिग्री सेल्सियस कहा था नहीं कहा था आपने, -273.16 केल्विन की बात हमने की, सॉरी डिग्री सेल्सियस की हमने बात की थी। तो -273.16 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 0 केल्विन। अगर आप कन्वर्ट करते केल्विन में तो 0 केल्विन हो जाएंगे। अगर आप बात करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस की जगह पे आप 1 केल्विन की बात क्यों ना करें बेटा, आपने देखा नहीं, अगर आप इसी को ही केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन को डिग्री में कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब बात यहां पे 1 डिग्री एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने डिग्री को ही जो है इसमें डेफिनेशन में लिखना है। अगर आप केल्विन में बताना चाहे तो आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 273 को, तो आप 274 केल्विन ऐड करेंगे। फिर बात समझ आ रही है ना। फिर आप 273 की बात आप इसमें अलग से हो जाएंगे। फिर आपके पास डिक्रीज हो, वॉल्यूम में डिक्रीज हो तो नेगेटिव साइन आएगा बेटा, नहीं वॉल्यूम में नेगेटिव नहीं है बेटा, टेम्परेचर में नेगेटिव आएगा। टेम्परेचर जो टर्म है उसमें नेगेटिव आना शुरू होगा, वॉल्यूम में तो नहीं, वॉल्यूम के साथ नेगेटिव नहीं आएगा बेटा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दे तो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, लेकिन वॉल्यूम माइनस में नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में यहां जरा देखें बच्चे, मेरी बात जरा सुनो बेटा। आपने जो एब्सोल्यूट जीरो है उसमें आपने डिग्री में ही उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, उसमें रख के हम करेंगे। अगर आप 273 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दे तो फिर वो अलग हो जाएगा, ठीक है। 273 अगर आप उसमें ऐड कर दे तो फिर वो मामला ही डिफरेंट हो जाएगा। तो आप केल्विन में वैसे आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए आप कह सकते हैं, बट आप जब एब्सोल्यूट जीरो को जब डिस्कस कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपने उससे डेविएट नहीं होना, ठीक है। तो उसमें आपने 1 डिग्री ही इस्तेमाल करना है जी बेटा। टेम्परेचर माइनस में जा सकता है, माइनस में टेम्परेचर जा सकता है जी बच्चे। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है बच्चे, कलेक्शन ऑफ गैस
ओवर वाटर। ठीक है बच्चे, कलेक्शन ऑफ गैस ओवर वाटर, ये आपके पास एक एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। बेटा याद रखिएगा, आपने लेबोरेटरी पर्पस में दिस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वर्क है बेटा। ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है जिसमें आप क्या करते हैं, गैस को लेबोरेटरी के अंदर आप वाटर से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वाटर से आप क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है जिसके जरिए आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन यूज करेंगे, इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इस्तेमाल करेंगे, उसमें यह है कि जो आप जाहिर बात है गैस को पानी से जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो आपके पास गैस होगा बेटा उसके अंदर क्या होगा बेटा, मॉइस्चर इसके अंदर शामिल हो जाएगा। जो है प्रेशर होगा पी मॉइस्ट, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, पी ड्राई, जो ड्राई गैस होगा प्लस पी वाटर। ऑब्वियसली बेटा जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल जिसके साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगे, पी मॉइस्ट होगा, वो किसके बराबर होगा, वही गैस जब ड्राई फॉर्म में होगा उसका पार्शियल प्रेशर प्लस जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे या वाटर उसके साथ मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, वाटर उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे तो जो पार्शियल प्रेशर होगा उन दोनों के सम के बराबर होगा। दोबारा सुनो बेटा, जो आपके पास टोटल प्रेशर है मॉइस्ट गैस का वो किसके बराबर होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, वही जो गैस होगा वो ड्राई फॉर्म में जब उसका पार्शियल प्रेशर होगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, इन दोनों के सम के बराबर होगा। यहां पे एक बात आपने याद रखनी है बेटा कि जो PH2O है, दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर किसके बराबर है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल है एक्वस टेंशन के, एक्वस टेंशन के। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास एक प्रेशर है, ये भी वाटर लेयर का जो प्रेशर होगा उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्वस टेंशन के फॉर्म में। पार्शियल प्रेशर ऑफ जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनको हम एक्वस टेंशन कहते हैं। ठीक है बेटा, एक्वस टेंशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, मैं ब्लैक से लिखूंगा। और आप अगर आप पी वाटर के जगह पे इसको पुट कर दे तो क्या आएगा आपके पास, पी मॉइस्ट, टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस विल बी इक्वल टू पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। ठीक है बच्चे, अब आप यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या बनेगा, पी ड्राई विल बी इक्वल टू पी मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। तो आप इस फार्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी ड्राई गैस को, ड्राई गैस जो आपने वाटर से ऑब्टेन किया है उसका पार्शियल प्रेशर आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। ठीक है बच्चे, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन आपके पास है रेस्पिरेशन में, जिसको आप रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जो भी आप कह दें। ठीक है, रेस्पिरेशन इज बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन को इनहाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहाल कर देते हैं। ठीक है बेटा, जाहिर बात इसके बगैर तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। जी बेटा, वाटर प्रेशर बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जो वाटर वेपर कहीं ऑब्वियसली जब गैस के साथ आपके पास जब मॉइस्चराइज, जब वाटर जब उसके साथ पार्ट बन जाते हैं तो वो आपके पास वाटर वेपर ही बन जाता है एक तरह से, उसका प्रेशर होगा, उसी को हम एक्वस टेंशन कहेंगे। ठीक है बच्चे, यस। अब आप जरा यहां पे देखें, रेस्पिरेशन में आपके पास एनवायरमेंट, जो बाहर का एनवायरमेंट है, और आपके लंग्स, ये लंग्स है और जो एयर है बाहर का, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो जो लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा बेटा, दैट इज 116 टॉर। 116 टॉर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लंग्स, ऑक्सीजन के लिए है ये, किसके लिए बेटा, O2 के लिए। और एयर में क्या है, एयर में आपके पास ये होते बेटा 159 टॉर। ठीक है, 159 टॉर ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर। Partial pressure of oxygen in lungs is 116 torr, while partial pressure of oxygen in air is क्या होगा बेटा, 159 torr। ठीक है, अब आप जरा देखें, बाहर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है बेटा, हाई है। ठीक है, और लंग्स में क्या है, कम है। तो बाहर से जो ऑक्सीजन है, ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर क्या करेंगे, बाहर एनवायरमेंट से आपके लंग्स में
इन जो है ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चे, जाहिर बात है जब पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस हो तो आपके पास ऑक्सीजन बाहर से आपके लंग्स में जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो लंग्स में ज्यादा है, बाहर कम है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लंग्स से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इन वैल्यूज को जरा याद रखनी है बेटा, फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज, तो ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपके पास बेटा एक है डीप सी डाइवर्स। डाइवर्स की अगर हम बात करें, डीप सी डाइवर्स आपने देखा होगा बेटा, जो समंदर के अंदर जो है इवन की डीप वाटर के अंदर जो जाते हैं लोग, जिसको हम डाइवर्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं समंदर की बेटा, तो सी याद रखिएगा, जो सी है अगर हम इसकी बात करें तो हर अबाउट एवरी 100 फीट, हर 100 फीट के बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 3 atm इंक्रीज होता है। इंक्रीज हर 100 फीट के बाद तकरीबन 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा तो जो डाइवर्स है, जो पानी के अंदर जाने वाले लोग हैं, वो जो पानी के अंदर जाने वाले लोग हैं डाइवर्स है, वो आसानी से नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते। इवन कि ऑक्सीजन आपने देखा होगा, वो ऑक्सीजन क्या सिलेंडर लेके जाते हैं, आप इसको इस तरह समझे, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है इसके अंदर याद रखिएगा आप सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेके नहीं जाएंगे, बल्कि इसके अंदर आप मिक्सचर लेके जाएंगे, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम। ठीक है बेटा, अबाउट 20% आप क्या लेके जाएंगे, ऑक्सीजन, और साथ में 80% आप क्या लेके जाएंगे, हीलियम लेके जाएंगे। 80% हीलियम और 20% जब ऑक्सीजन को लेके जाएंगे आप, तो आप आसानी से पार्शियल प्रेशर 116 टॉर और 159 टॉर को आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं इन ऑक्सीजन सिलेंडर, बिटवीन द ऑक्सीजन सिलेंडर एंड यूर लंग्स। ठीक है बच्चे, अब सवाल यह पैदा होता है बेटा, कि सवाल यह पैदा होता है कि आपके पास आप हीलियम को ही लेके क्यों जाएंगे बेटा, आप नाइट्रोजन को लेके क्यों नहीं जाएंगे। बेटा याद रखिएगा, हम जो मिक्सचर लेके जाएंगे उसमें वो गैस लेके जाएंगे जो इनर्ट हो, जो क्या हो बेटा, इनर्ट हो। ठीक है, मैं बताता हूं बेटा, एक मिनट, इनर्ट हो तो वो आपके पास क्या होगा बेटा, 80% हीलियम होना चाहिए और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 20% होना चाहिए। अगर आप इसके जगह पे नाइट्रोजन लेके जाए तो नाइट्रोजन आपके ब्लड में आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, आसानी से ब्लड में डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, अगर आप इसके अलावा कोई और गैस लेके जाएंगे तो वो आपके ब्लड में डिफ्यूज हो जाएंगे। बेटा मैं यही कह रहा हूं कि हीलियम इनर्ट है, ये आसानी से आपके ब्लड में डिफ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आसानी से आपके ब्लड में डिफ्यूज हो सकते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड बना सकते हैं। जाहिर बात है, अगर आप हीलियम लेके जाए, अगर हीलियम ब्लड में डिफ्यूज हो भी जाए तो वो कोई कंपाउंड नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ना होने के बराबर है, वो इनर्ट गैस है। लेकिन नाइट्रोजन अगर आप लेके जाते हैं, नाइट्रोजन अगर आपके ब्लड में डिफ्यूज हो जाए तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएगा और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देंगे, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना शुरू कर देंगे। एज अ रिजल्ट जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा तो याद रखिएगा बेटा, ऑब्वियसली आपका जो ब्लड है वो प्योर नहीं रहेगा। ठीक है बच्चे, हाँ, लेकिन आप ज्यादातर लाइटर लेके जाएंगे, लाइटर गैस लेके जाएंगे बेटा, दैट इज हीलियम, ज्यादातर आप लाइटर ही लेके। ठीक है बच्चे, अब इसमें यह है कि बेटा इसमें यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो है पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो बेटा याद रखिएगा, पार्शियल प्रेशर जो है लंग्स में 116, अगर आप इसी का देखें 116 से ज्यादा होगा, 116 से ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, और एयर में आपके पास क्या होगा बेटा, 159 से कम होगा। तो इसीलिए आप इसको इस तरह समझे, ये देखिए जरा, लंग्स में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, आप इसी को उलट करते, फॉर एग्जांपल इसी का एग्जैक्ट तो नहीं होता बेटा, आपको मैं सपोज कर रहा हूं कि लेट सपोज लंग्स में आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास लेट सपोज 159 टॉर है फॉर एग्जांपल, और एयर में आपके पास 116 है टॉर है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर लंग्स क्या है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ बेटा, एग्जैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है बेटा, आप
आपके जो है बुक में भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लंग्स का दिया, उसका दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है, और जो है एयर का दिया हुआ है, सिर्फ ऑक्सीजन का दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताया हुआ है कि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए ये आपने बस ऑक्सीजन के हवाले से याद रखने बेटा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली लंग्स में ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में इसका कम है। जी बेटा, लाइटर गैस और इनर्ट होना चाहिए, लाइटर प्लस इनर्ट। ठीक है, हीलियम आपको पता है ना कि 2 एटॉमिक नंबर है, 4 एटॉमिक मास है। ठीक है, तो लाइटर के साथ साथ क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट से मुराद क्या है बेटा, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो, जो आसानी से रिएक्ट ना करे, हाईली स्टेबल हो। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी। ठीक है बच्चे, तो इसलिए तो ये आपके पास अच्छा डाइवर्स का आ गया बेटा। इसके अलावा आपके एक और भी है, हाई एल्टीट्यूड के अंदर भी आप देखिए पायलट जो है वो आसानी से जब पायलट एयर हवा में हो ज्यादा। ठीक है बेटा, बैटरी का इशू आ रहा है, अभी हो जाता है बेटा, बैटरी का मसला हल हो जाता है। 1 मिनट। अच्छा जी, अच्छा जी, जी बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, ये जरा बैटरी चेंज कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो नाइट्रोजन है वो ब्लड में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज्ड हो जाएंगे। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड में अगर हम बात करें तो जो पायलट है वो आसानी से ब्रीथ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा ठीक है मिस जी बच्चे। अब आप जरा देखें यहाँ पे बोर्ड पे डाइवर्स जो है, डाइवर्स के बाद हम बात करेंगे हाई एल्टीट्यूड की। तो हाई एल्टीट्यूड में याद रखिएगा जो पायलट है वो प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन कैबिन लेके जाते हैं, प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन कैबिन लेके जाते हैं बेटा। ये प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन कैबिन क्या करेंगे बेटा, ये जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ये 116 और 159 को मेंटेन करते हैं बिटवीन द प्रेशराइज्ड कैबिन एंड द लंग्स। बेटा जाहिर बात है आपके बॉडी के अंदर ये भी तो देखिए ये निजाम है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा बेटा, जो एयर है बाहर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो आपके जो है लंग्स में ये डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चे जी बेटा। बेटा आप लोग आपस में बातें ना करें ना, आपस में बातें ना करें। सर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? बेटा मैंने आपको अभी बता दिया। देखिए चल अगर आप इसको लिखना चाहे तो इसका मेरे इसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लिखे ना तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा बेटा अबाउट ये इसमें होता है मिलीमीटर ऑफ एचजी में दिया होगा। आप एक दफा सर्च भी कर लेना, मेरे ख्याल है 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी आपके लंग्स का जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल है 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी दिया होगा। आप जरा एक दफा सर्च कर लेना, 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा लंग्स में। एग्जैक्ट वैल्यू मेरे माइंड में नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी। इससे ज्यादा एक आध ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। मिलीमीटर ऑफ एचजी अगर आप टॉर में कन्वर्ट करें तो वही बात हो गई ना, टॉर और मिलीमीटर बराबर है, इक्वल है। हाँ जी ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स में 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी या 40 टॉर के बराबर होगा। ठीक है 40 टॉर के बराबर होगा तो बाहर कम होगा जी बच्चे, लंग्स में बाहर आपके पास क्या होगा, इससे भी कम होगा। तो बाहर क्या होगा आपके पास अबाउट 20-25 मिलीमीटर ऑफ एचजी के बराबर होगा जी बच्चे। एक दफा आप जरा खुद से सर्च करके देख लेना,
जो मेरे ख्याल में 40 के आसपास ही होगा, 40 मिलीमीटर ऑफ एच जी या 40 टॉर्स के बराबर। जी बेटा 40.5 है, हाँ ठीक हो गया, 40.5 मिलीमीटर ऑफ एच जी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इसको एक दफा खुद से भी सर्च कर लें। हाँ जी बेटा, जी बेटा बिल्कुल 40 मिलीमीटर ऑफ एच जी या 40 टॉर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा लंग्स के अंदर, और एयर में इससे कम होगा 20-25 मिलीमीटर ऑफ एच जी तक। ठीक है बच्चे, ये बात होगा, इससे ज्यादा भी होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा बेटा एरिया टू एरिया। जी बेटा वो एरिया टू एरिया डिफर करेगी बेटा, एरिया टू एरिया डिफर करेगी। जहां पे ट्रीज ज्यादा हो वहां पे इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे ट्रीज कम हो वहां पे इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। ठीक है बच्चे, हाँ जी। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक आपका है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चे, यस किसी का कोई प्रॉब्लम है? जी बच्चे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, यहां तक किसी का। नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी आपके नम्स के अकॉर्डिंग है, ये आपके यूएचएस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, यूएचएस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये नम्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है बच्चे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें बेटा याद रखिएगा सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को प्रेजेंट किया था, सबसे पहले दिया था बर्नौली ने। बर्नौली वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रेजेंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और याद रखिएगा बेटा बर्नौली के बाद इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो बर्नौली ने दी थी बेटा, इसी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था। मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था, दो साइंटिस्ट थे, दैट वाज क्लाजियस एंड केल्विन। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली। नहीं बच्चे, इंटरनल प्रेशर हमेशा ज्यादा नहीं होगा। ऑब्वियसली देखिए, अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में आपके पास क्या है, कम है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है पार्शियल प्रेशर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा और बाहर कम होगा। अभी हमने बात की थी अबाउट 40.5 की बात की थी, 40.5 टॉर की हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके लंग्स में ज्यादा है, बाहर आपके पास डिफरेंट है। ठीक है, बाहर आपके पास डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होगा। जाहिर बात है जहां पे ट्रीज ज्यादा हो, जहां पे ग्रीनरी ज्यादा हो, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। जहां पे ग्रीनरी कम हो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसी हिसाब से कम होगा। ऑब्वियसली बेटा, एक्सटर्नल जब कम हो तो इंटरनल ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना बेटा। जी बेटा बिल्कुल बेटा, उसमें यह होता है ना कि जब आपके पास प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है आप जब उसको इनहाल करेंगे तो वहां से मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन की अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, 20% और 80% ऑक्सीजन, ये दोनों का जब मिक्सचर आप साथ जो है इनहाल करेंगे तो हीलियम जो है अगर आपके ब्लड में भी जाए तो फिर वो बाहर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि वो डिफ्यूज नहीं हो सकते, वो आपके हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते, वो आसानी से वहां से निकल जाएगा, ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और आपके तमाम बॉडी में वो सर्कुलेट करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये एक्सहाल हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, हाँ जी। तो बर्नौली वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस दिया था। ठीक है बेटा, और इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन किया था क्लाजियस और केल्विन ने। क्लाजियस और केल्विन ने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को एक्सप्लेन किया था। इसके बाद फर्दर दो साइंटिस्ट और आए बेटा,
जिन्होंने इन्हीं मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो एक्सप्लेन किया और उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया, जिसके नाम था बेटा मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। Maxwell and Boltzmann was the two scientists who explained the distribution of velocity and the energies among the gas molecules। ठीक है बच्चे, तो ये आपने याद रखने बेटा, बर्नौली, क्लासियस एंड कैल्विन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। इसके अलावा वैन डर वाल्स की भी कंट्रीब्यूशन है, वो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। ठीक है बच्चे, अब इसमें आपने जो बात याद रखनी है वो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स है, उसको हमने यहां पे डिस्कस करने बेटा। पॉस्टुलेट्स सारे के सारे नहीं करने, क्योंकि वो आपकी बुक में टोटल मेरा ख्याल है आपके पंजाब टेक्स्ट बुक पेज नंबर 60 पेज नंबर 60 पे गिवन होगा पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जी बेटा, डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होगा ऑब्वियसली बेटा। ठीक है, अब वो सारे के सारे आपके बायोलॉजी के टीचर बताएंगे कि आपके अंदर जो है रेस्पिरेशन का होल प्रोसेस कैसे टेक्स प्लेस होता है, वो आपके बायोलॉजी का टीचर बताएंगे। बाकी मेरे जो है मेरे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम यही बात करते हैं कि डिफ्यूजन गैसेस के दरमियान एक्सचेंज का प्रोसेस इसका बायस बनता है। ठीक है बेटा जी। 8 पॉस्टुलेट्स है आपके पेज नंबर 160 पे, 60 पेज नंबर 60 पे 8 पॉस्टुलेट्स गिवन है। सारे के सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंस को, कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन याद रखिएगा बेटा, एज वी नो दैट गैस मॉलिक्यूल्स मूव हैफजर्डली या रैंडमली मूव करते हैं। आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल जब रैंडमली मूव करे तो वो आपस में भी टकराएंगे एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी स्ट्राइक करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो पॉइंट यहां पे हमने मेंशन करना है वो ये है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, तो जो कोलिजन है बेटा दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के नतीजे में याद रखिएगा बेटा, उन गैसेस मॉलिक्यूल का एक यूनिफॉर्म प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब इलास्टिक कोलिजन किसे कहेंगे? इलास्टिक कोलिजन वो प्रोसेस है जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहे। टोटल एनर्जी क्या रहे बेटा? कंजर्व रहे, दैट इज द इलास्टिक कोलिजन। नंबर 2, अगर आपको याद हो तो आपने 2 फॉल्टी एजम्पशंस को एक्सप्लेन किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। वो 2 फॉल्टी एजम्पशंस कौन कौन से थे बेटा आपके पास? एक तो हमारे पास था बेटा नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन among the gas molecule, among the molecules, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है बच्चे, मीन टू से हम यहां पे कह सकते हैं कि IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। ठीक है बच्चे, थर्ड पॉइंट यह है, थर्ड पॉइंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बाद जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा, एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल, टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। जो वॉल्यूम ऑफ वेसल है उसके निस्बत एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो क्या है बेटा? नेग्लिजिबल है। ये 2 पॉस्टुलेट्स जिनको हम फॉल्टी एजम्पशंस कहते हैं, फॉल्टी एजम्पशंस, इसको हम वैन डर वाल्स इक्वेशन में एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है बच्चे, वैन डर वाल्स इक्वेशन में इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। याद रखिएगा बेटा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर आपके पास क्या होगा बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है बच्चे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बाद एक और पॉइंट को भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे, मेंशन करेंगे, दैट इज द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल
gas molecule is not affected by gravity, मतलब यह है कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इंपैक्ट नहीं होगा ऑन दी, नो इम्पैक्ट ऑन दी गैस मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास है तो 8 पॉस्टुलेट्स है, लेकिन आपने सिर्फ 1 2 3 4 5 ये 5 पॉस्टुलेट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को आपने एक दफा अच्छी तरह तैयार माइंड में रखना है। इसके अलावा जितने भी पॉस्टुलेट्स है वो आप वैसे एक दफा पढ़ लेना। ठीक है बेटा, तो परफेक्ट इलास्टिक की हमने बात की, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दी गैस मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट अफेक्टेड बाय, क्या होगा बेटा, किसी भी नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। तो इसको आपने ये 3-4 पॉस्टुलेट्स हैं, इनको जरा आपने याद रखने बेटा। अब हम जरा कुछ फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर टू सॉल्व एमसीक्यूज विच आर रिलेटेड टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, जरा हम उसकी बात करेंगे। जी बेटा वीडियो नहीं, अब ठीक हो गया बेटा, अब कोई मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरे ख्याल ठीक है। जी बेटा ठीक है। अच्छा जी, आपके पास पॉस्टुलेट्स के बाद जो इक्वेशन है वो ये है कि क्लाजियस इक्वेशन क्या थी बेटा? क्लाजियस इक्वेशन अगर आपको याद हो तो क्लाजियस इक्वेशन थी बेटा PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। ठीक है, फॉल्टी एजम्पशन दोबारा बता दे बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। 2 ऐसे पॉस्टुलेट्स है जो फॉल्टी है। नंबर 1 इज द नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, नंबर 2 इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये 2 पॉस्टुलेट ऐसे हैं जो फॉल्टी है। इसी को हमने आगे एक्सप्लेन भी करना है विद द हेल्प ऑफ, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ क्या होगा बेटा, वैन डर वाल्स इक्वेशन। उसी को हम बात करेंगे, वैन डर वाल्स के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताएं कि व्हाट इज C बार स्क्वायर और Mn यहाँ पे क्या है? P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, 1/3 इज द कांस्टेंट, M इज द मास, N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, C इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS। ठीक है बच्चे, CRMS इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आप एक बात याद रखिए, यहां पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या मतलब है बेटा? याद रखिएगा, जब आपके पास जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आपस में देखिए कोलाइड करेंगे तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जाहिर बात है, आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल एक मिनट बेटा, जरा जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है? मुझे आपके कमेंट्स नजर नहीं आ रहा। जी बच्चे, CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है मैं आपको यह समझा रहा हूं बेटा। याद रखिएगा, गैस मॉलिक्यूल्स मल्टी डायरेक्शंस में मूव करती है। याद रखिएगा, आपके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, वो कभी आपके पास लेफ्ट जा रहा होगा, कभी राइट, कभी आगे, कभी पीछे। आप कुछ इस तरह से समझे कि आप कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसीलिए हम क्या लेते हैं बेटा, इसका एक एवरेज टाइप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। तो उसको हम क्या कहते हैं? CRMS कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा? CRMS। और CRMS किसके बराबर होगा बेटा? CRMS इज इक्वल टू, जी बेटा, 3RT डिवाइडेड बाय मोलर मास होल अंडर रूट। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। जी बच्चे, जब आप वो उसकी डेरिवेशंस करेंगे तो आपके पास फाइनल फॉर्म में क्या आएगा? 3RT डिवाइडेड बाई M। यहां पे आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा, MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर and inversely proportional to the molar mass.
याद रखिएगा बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। और अगर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ज्यादा हो जाए तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये आपने याद रखनी है बेटा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। यहां तक किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम बेटा? इसके अलावा अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखें टेम्परेचर के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन आपके पास है बेटा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3RT डिवाइडेड बाई 2NA। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल को कंपेयर करेंगे विद टेम्परेचर, क्योंकि 3 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो तो ये टेम्परेचर के साथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, टेम्परेचर। ठीक है, तो इस रिलेशन को भी आपने याद रखनी है। अब इन तमाम बातों का हमारे पास जो मेन थीम है या मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है, याद रखिएगा बेटा। अगर आप टेम्परेचर को कर दे इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दे, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। मैं दोबारा बताऊंगा बेटा, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। CRMS भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगी। जब CRMS इंक्रीज हो जाए तो याद रखिएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है बच्चे, मतलब यह है कि टेम्परेचर का बढ़ाने से आप देखिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अगर हम दो गैसेस के दरमियान, अगर हम टेम्परेचर का उसके वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप देखें तो हमारे पास एक और फार्मूला भी होगा बेटा, दैट इज C1 डिवाइडेड बाई C2 विल बी इक्वल टू होल अंडर रूट T1 बाई T2 मल्टीप्लाई बाई M2 डिवाइडेड बाई M1। ठीक है बेटा, ये एक और फार्मूला भी है। इस फार्मूले को भी आप याद रख सकते हैं बेटा, फॉर टू कैलकुलेट द वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। अगर दो गैसेस हमारे पास कंबाइन हो, इन दोनों का रेशो किसके बराबर होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, होल अंडर रूट T1 डिवाइड बाई T2, जो टेम्परेचर आपके पास होगा उसका रेशो, मल्टीप्लाई बाई उन दोनों गैसेस का मोलर मास, उसका रेशो। ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका रेशो निकल आएगा। ठीक है बच्चे, एक और फार्मूले को भी आप याद रखिएगा बेटा, ये भी आपके जो है पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय T1। तो आप कह सकते हैं रेशो बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जो आपके पास इनिशियली गिवन है, ये बराबर होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय T2। जाहिर बात है आपके पास जो शुरू में इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर कुछ और था, फाइनल कंडीशन में टेम्परेचर कुछ और है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल में कुछ और होगी बेटा और फाइनल में कुछ और होगी। ये भी आपके पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी गैस मॉलिक्यूल के इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में आप बता सकेंगे। हाँ जी, जाहिर बात है अगर आपके पास प्रेशर भी बराबर हो, प्रेशर और टेम्परेचर अगर आपके पास बराबर हो, फॉर एग्जांपल बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई वेसल है, उस वेसल के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो उन तमाम की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं हो सकती। उन तमाम की काइनेटिक एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी है या वेलोसिटी, दोनों की अगर हम बात करें तो एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, वो डिफरेंट हो सकती है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आपस में इक्वल हो, मतलब आपके पास इक्वल से मुराद ये है कि जितना आपने प्रेशर अप्लाई किया था, जो टेम्परेचर के साथ अगर आप उसका रिलेशन देखें, एक खास स्पेसिफिक कंडीशन आपने दिया हुआ है, तो उस वक्त क्या होगा, दो गैसेस मॉलिक्यूल, यहां पे मैंने आपको समझा दिया है कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई T1, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास क्या होगा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल इक्वल वेलोसिटी से मूव करेंगे।
ठीक है बेटा, अगर दो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर हो जाए ड्यू टू सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो याद रखिएगा उन दोनों गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी वो सेम हो जाएगी। लेकिन तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की कभी भी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपस में कोलाइड कर देते हैं। जब आपस में कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। जी बेटा, एब्नॉर्मल ट्रेंड से मुराद यही है ना बेटा कि आपके पास एक स्पेसिफिक फिक्स्ड वेलोसिटी किसी भी गैस मॉलिक्यूल की नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, आपके पास अगर एक सिलेंडर के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल 5 टाइप्स के मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल्स है, तो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स के सेम बिहेवियर नहीं हो सकती। किसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो किसी की वेलोसिटी कम होगी, किसी की एनर्जी ज्यादा होगी तो किसी की एनर्जी कम होगी। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। जी बच्चे, इक्वल कैसे बेटा, देखिए आप यहाँ पे हम यही बात करें ना, यहाँ पे जनरल बात करें कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास किसी भी एक दो आपके पास फॉर एग्जांपल 2 डिफरेंट गैसेस है, मॉलिक्यूल्स है, दोनों मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर है क्योंकि हमने टेम्परेचर सेम दिया हुआ है, प्रेशर तो वैसे भी कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली सेम नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि वो एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है बेटा जी, अच्छा जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास था बेटा अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसमें कुछ हमने डिस्कस किया फॉर्मूला बेटा, कुछ इसमें आपने इन फॉर्मूलाज को आपने याद रखने बेटा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसके बाद एक स्मॉल एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। वो बस जस्ट मैंने आपको बताना है कि ये क्या चीज है। इसके बाद फिर हम डेविएशन ऑफ आइडियल गैसेस को स्टार्ट करेंगे, डेविएशन ऑफ आइडियल गैसेस। ठीक है बच्चे, अच्छा बात ये है कि मैं जो बताना चाह रहा था दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। जी बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। अगर आप गैस को लिक्विफाई ना कर सके उस मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से। टीसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर याद रखिएगा, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं बेटा कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर रेंज होगा जिसमें आपका कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करे। इससे अबाउट टेम्परेचर चला जाए तो फिर वो लिक्विड नहीं रहेगी बेटा, फिर वो गैस में कन्वर्ट होगी, वो उसी में ही रहेगा, मतलब वो आपके पास गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो किसी भी गैस के लिए हम क्रिटिकल टेम्परेचर की जब बात करेंगे तो ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर ये क्या रहेगा बेटा, जिसके ऊपर ये लिक्विड फेस में रहेगा। इससे आगे आप टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो लिक्विड फेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, चाहे मर्जी जितना आप प्रेशर अप्लाई करें, आप जो भी कंडीशन दे दें, वो गैस कभी भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसमें जो पॉइंट मैंने आपको समझाना है बेटा, वो इसमें एमसीक्यूज के हवाले से ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर याद रखिएगा, ये डिपेंड करती है बेटा किसी भी मॉलिक्यूल की, बेटा याद रखिएगा साइज के ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, साइज, शेप और आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगी। क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड अपॉन साइज, शेप, ठीक है, डिपेंड अपॉन लिखा था मैंने, डिपेंड अपॉन साइज, शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आप अपने बुक में देखें तो एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर अमोनिया, मेरे ख्याल है अमोनिया दिया हुआ है NH3 का, और मैं आपको एग्जांपल दूंगा वाटर का। ठीक है बेटा, अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया मेरे ख्याल है आपके पास 132 डिग्री सेल्सियस, मैं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, 132 डिग्री सेल्सियस, 32 पॉइंट मेरे ख्याल 3 है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया। और वाटर के लिए क्या दिया हुआ बेटा? वाटर के लिए याद रखिएगा, वाटर के लिए 374 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर वाटर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होगा 31.4 डिग्री सेल्सियस अबाउट। अब आप जरा यहां पे देखें 111 111 कहां पे दिया हुआ बेटा, किसका दिया हुआ 111?
इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो ज्यादा होगा, ठीक है, वो अलग है। ये 600 समथिंग होगा, ये आपके पास 400 समथिंग होगा, आप देख लेना, ठीक है। जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ और वैल्यू होगी, मैं सिर्फ डिग्री की बात कर रहा हूं। जी जी बच्चे, अब आप जरा देखिए अमोनिया क्रिटिकल टेम्परेचर, अमोनिया देखिए, अमोनिया और वाटर के दरमियान कंपेयर करें तो वाटर ज्यादा है, अमोनिया कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम बाद में करेंगे। जी बच्चे, ठीक है। अब आप जरा देखें अमोनिया, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज लेसर देन वाटर। क्यों वाटर से कम होगा बेटा? याद रखिएगा अभी हमने बात की कि साइज, शेप एंड आईएमएफ, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बेसिकली पोलैरिटी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सर्ट होती है, ठीक है बच्चे। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होगी उन सब्सटेंसेस की या उन जो है गैसेस की अगर हम बात करें या उन सब्सटेंस की बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर उनका ज्यादा होगा, ठीक है। अब आप जरा देखिए वाटर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो 374.4 डिग्री सेल्सियस तक वो अपने लिक्विड फेस को मेंटेन रख सकेंगे, ठीक है बच्चे। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे कम क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज टोटली नॉन पोलर। क्या है बच्चे? ये नॉन पोलर होने की वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होगी तो वो लिक्विड फेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है बच्चे। कम टेम्परेचर इसके रेंज है, इससे ऊपर चला जाए 31 से फॉर एग्जांपल 31.4 से 31.8 हो जाए तो फिर वो लिक्विड नहीं रहेगी बल्कि वो गैस की हालत में रहेंगे, ठीक है भैया बच्चे, ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल है क्रिटिकल टेम्परेचर यहां तक क्लियर है। कल हम इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज डेविएशन ऑफ आइडियल गैसेस। डेविएशन ऑफ आइडियल गैसेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग टू योर नम्स पेपर। अभी आज का जितने भी हमने लेक्चर स्टडी किया है ना बेटा, ये सारे के सारे नम्स के अकॉर्डिंग है, यूएचएस में नहीं है, ठीक है। जो एमडीकेड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, ठीक है। तो डेविएशन ऑफ आइडियल गैसेस को हम कल पढ़ेंगे बेटा। इसमें हम 2 ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। इन दोनों ग्राफ को हमने एक्सप्लेन करना है और क्यों आपके पास ग्राफ की जो कर्व है वो चेंज क्यों आती है। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं बेटा। जी बेटा, अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। जी बच्चे, इसके बाद आपका टेस्ट होगा 3 मिनट्स के लिए, 3 मिनट्स के लिए टेस्ट होगा वो। हाँ जी, एफएलपी का टाइम टेबल ये बेटा अपलोड हो जाएगा, ठीक है, अपलोड हो जाएगा आपके ये जो पेज है उसके ऊपर अपलोड हो जाएगा टाइम टेबल सारे। मुझे क्योंकि देखे बेटा हमने तो पढ़ाना होता है यहाँ पे, हमारे तो काम पढ़ाना है, बाकी टाइम टेबल वगैरह, टाइमिंग क्या है, स्केजुअल क्या है, ये सारे आपको अपलोड आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़रा प्रिपेयर्ड हो जाए, आपका टेस्ट शुरू कर देंगे। नहीं बेटा, यूनिट 1 यहाँ तक शामिल होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर तक शामिल होगा। डेविएशन ये शामिल नहीं करूंगा, आइडियल गैस, डेविएशन ऑफ आइडियल गैस को शामिल नहीं करूंगा बेटा एफएलपी में। एफएलपी में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर क्रिटिकल टेम्परेचर तक आपका सिलेबस होगा। जितने भी टॉपिक्स इन्वॉल्व है वही शामिल होगा। जी बेटा, आज का लेक्चर भी इन्वॉल्व होगा बेटा। जो यहाँ पे जो टेस्ट होगा ना वो कंबाइन ही होना है, क्योंकि आपका सेशन ही क्या है, एमडीकेड प्लस नम्स है, तो टेस्ट भी हम कंबाइन ही लेंगे, सेपरेट नहीं लेंगे, ठीक हो गया। कंबाइन सिलेबस का ही टेस्ट होना है। जी बच्चे, कंबाइन सिलेबस बिल्कुल ठीक है बेटा। तो किसी का कोई सवाल नहीं है, फिर आप लोग फिर मैं बुलाता हूँ टेस्ट के लिए असिस्टेंट को बेटा, वो टेस्ट लेंगे आपके। टेस्ट के बाद बेटा अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा, ठीक है। रिव्यूज़ के लिए मैं बार बार कहता हूँ इसलिए क्योंकि रिव्यूज़ से हमें पता चल जाता है कि बच्चे को क्या समझ आ रही है या नहीं आ रही, सारी बातें हमें क्लियर हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो अपने रिव्यूज़ लाजमी दे दीजिएगा और टेस्ट के बाद फिर मैं बेटा 20 से 30 मिनट अगर हम हर लेक्चर के बाद आपको दे दें टेस्ट के लिए तो आपके सेकंड लेक्चर कब होना है फिर? हम मतलब सुबह फर्स्ट टाइम से लेकर शाम तक बैठे रहे फिर,
थैंक यू बेटा आमिन बेटा, थैंक यू। मैं ज़रा असिस्टेंट को बुलाता हूँ, ठीक है बेटा, फिर आपका टेस्ट होगा। अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं बेटा, अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं है, अभी आपको पहले टेस्ट होना है, टेस्ट के बाद अल्लाह हाफिज़ होगा। जी बच्चे आपका जो है टेस्ट शुरू होने लगा है। मेरा ख्याल है आपके स्क्रीन के ऊपर टेस्ट शुरू होने लगा है। ये ब्लिंक कर रहा है यार। हाँ जी, किसी को अगर टेस्ट शो नहीं हो रहा तो फिर वो पेज रिफ्रेश करके दोबारा स्टार्ट कर दें। यार रिपीट हो गया यार सर। देख लो, आज आप लोगों को 5 मिनट मिल गए टेस्ट के लिए, ठीक है। 5 मिनट तो नहीं देना चाहिए था, 3 मिनट बहुत था बेटा, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया। खैर आज तो हो गया, कल से मैं 3 मिनट्स ही करूँगा बेटा, वरना फिर आगे लेक्चर बहुत आगे चला जाएगा, लेट हो जाएगा। फिर आपके पास अभी 2 मिनट्स है बेटा, जल्दी करें। नहीं बेटा, 10 to 15 मिनट्स कभी भी नहीं हो सकता, ये 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। वो तो बहुत ज़्यादा कर दिया, 5 मिनट भी नहीं होना चाहिए था, 5 मिनट्स भी नहीं होना चाहिए था बेटा। मैंने वैसे भी जी बच्चे 4/5 3/5, ठीक है बच्चे। हाँ जी, जिनके 1-2 मार्क्स है ना बेटा, वो इम्प्रूव करे लाजमी, ठीक है। वेरी गुड बेटा ईमान, 4/5 बेटा, वेरी गुड। 5/5 है आपका। कोमल बेटा वेरी गुड, 5/5 है, ठीक है बच्चे। फिर तो यहाँ तक आप सबका जो है ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम कल डिस्कशन के बाद करेंगे, 10 to 15 मिनट्स डिस्कशन के बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके बाद इसके बाद फ़ौरन आप लोगों ने रिव्यू लाजमी देना है, ठीक है बेटा, रिव्यू लाजमी देना है। और कल फिर मुलाकात होगी बेटा न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।